जुनेद आप अपना माइक ऑफ कर लो। अच्छा जी, तो व्हाट डिड वी स्टडी लास्ट टाइम? हम लोगों ने ये देखा था कि सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो बेसिकली हुआ क्या कि हम लोगों ने ये देखा कि जो इंडक्शन मोटर थी या इंडक्शन मशीन थी, दैट वाज़ वेरी सिंपल एज़ कंपेयर्ड टू सिंक्रोनस मशीन इन टर्म्स ऑफ इट्स रोटर। क्या क्योंकि रोटर के ऊपर व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट सिंक्रोनस जनरेटर वी हैड certain type of exciter phenomena, exciter mechanism, or we had to supply the rotor with externally with DC current in order to get the magnetic field. But when we were talking about induction motor, so we made things pretty simple for us as well as for the designer of the generator or the motor. किया क्या हमने कि we eliminated the need टू कनेक्ट द डीसी टू योर रोटर वाइंडिंग। हुआ क्या कि रोटर वाइंडिंग जो है वो हमने प्लेस कर दी इनसाइड द इंडक्शन मोटर, और हमने ये कंसिडर किया कि जब भी हम थ्री फेज करंट जो है वो एक 120 डिग्रीज फिजिकली अपार्ट पड़ी हुई कॉइल्स को देते थे, तो जो रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी वो रोटेटिंग होती थी। तो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को हमने यूज किया ताकि हमारे रोटर जो है उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, और वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था उसकी वजह से, क्योंकि रोटर शॉर्ट किया हुआ था हमने, तो उसकी वजह से इसमें से करंट पास करेगा, और उस करंट पास करने की वजह से रोटर की एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगी। तो बेसिकली वर्किंग फिनोमिना हमने इसका देखा कि बेसिक वर्किंग फिनोमिना, द साइंस बिहाइंड इट, द लॉजिक बिहाइंड इट, वो क्या है। ठीक है, तो बी आर जब उसके अंदर आ गया तो ऑब्वियसली बी आर पे जो इंड्यूस टॉर्क है वो था टॉ इंड्यूस इक्वल्स टू के इंटू बी आर क्रॉस पी एस। यानी कि जितनी बी आर की का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, या जितना बी एस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, या जितना इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो ज्यादा होगा, साइन उसका जो साइन है वो ज्यादा होगा, उतना ही इंड्यूस टॉर्क ज्यादा होगा। तो ये चीज मैक्सिमम कब होगी? जब बी आर मैक्सिमम होगा, क्योंकि बी एस तो कांस्टेंट है वो हमने दिया हुआ है बाहर से। बी आर मैक्सिमम कब हो सकता है? बी आर मैक्सिमम हो सकता है उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारे पास जो रोटर है वो स्टेशनरी पोजीशन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेट कर रही है। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी तो वी बी एल से हमारे पास उसके अंदर रोटर के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिस ईएमएफ की वजह से फिर फर्दर उसमें से करंट पास करेगा, और उस करंट पास करने की वजह से बी आर होगा। तो जितना ईएमएफ ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा पास करेगा, उतना बी आर ज्यादा होगा। तो बेसिकली अगर हम ये देखेंगे करंट ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा तो वो चीज डिक्टेट करती है वी बी एल। अब बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, यहाँ पे वी जो है वो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन आवर रोटर एंड द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली मैक्सिमम कब होगी? जब एक चीज रुकी हुई है और एक चीज घूम रही है, क्योंकि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तो स्पीड वेल डिफाइंड है थ्रू सिंक्रोनस स्पीड्स फार्मूला 120 एफ ओवर पी। तो ये मैक्सिमम रिलेटिव स्पीड मैक्सिमम कब होगी? जब एक चीज रुकी हुई है और एक चीज घूम रही है। जब जो रुकी हुई है जब वो मूव करना स्टार्ट करेगी, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क इंड्यूस उस वक्त होगा जब रोटर रुका हुआ होगा। उस टाइम पे रोटर के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और उस करंट की वजह से जो उसके अंदर बी आर पैदा हो रही होगी वो मैक्सिमम होगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे ही उसमें से बी आर मैक्सिमम हुआ, उसके अंदर टॉर्क इंड्यूस हुई, उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। मूव करना स्टार्ट किया तो वी की जो वैल्यू है वो, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है बिटवीन बी एंड योर रोटर, तो वो अब कम होना शुरू हो जाएगी। वो कम होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो जाएगा, वो कम होगी तो आई कम हो जाएगा, और आई कम होगा तो जाहिर बात है टॉर्क इंड्यूस जो है बी आर कम होगा, बी आर कम होगा तो टॉर्क इंड्यूस भी अब कम हो जाएगा पहले की निस्बत। तो ये बात जिस तरह डीसी में हमने देखा था कि स्टार्टिंग में मोटर ज्यादा करंट क्यों खींचती है, तो अब हमने इंडक्शन मोटर के अंदर भी देख लिया कि स्टार्टिंग में ज्यादा करंट जो है वो क्यों ले रही है। और जैसे ही वो स्पीड, रोटर की जो स्पीड है वो कैचअप कर लेगी टू द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, यानी उस टाइम पे जिस टाइम पे रोटर आपका सिंक्रोनस स्पीड से मूव करना शुरू कर देगा, उस टाइम पे वी जो है, जाहिर बात है दोनों अगर एक स्पीड से घूम रहे होंगे तो रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगी।
तो V जो है वो 0 हो जाएगा और एट दैट टाइम हमारे पास EMF इंड्यूस भी 0 हो जाएगा, और वो अगर 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि कोई करंट पास नहीं करेगा, BR नहीं होगी, टॉर्क इंड्यूस नहीं होगा, तो कोई फोर्स अब उसके ऊपर नहीं लग रही होगी, एज ए रिजल्ट वो स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे स्लो डाउन होगा V की फिर कोई वैल्यू आ जाएगी और दोबारा से करंट पैदा गुजरना शुरू हो जाएगा, दोबारा से BR आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो सिंक्रोनस स्पीड को कभी अचीव नहीं कर सकती, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड के आसपास जो है वो आपकी इंडक्शन मोटर की स्पीड हमेशा रहती है। तो ये हमने एक जनरल फिनोमिना था जो डिस्कस किया था, उसको एक दफ़ा हमने दोबारा से रिवाइज कर लिया ताकि याद आ जाए कि इंडक्शन मशीन में और सिंक्रोनस मशीन में फ़र्क क्या होता है। तो बेसिकली इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो स्टेटर तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास सिंक्रोनस के केस में था। वही स्टेटर है, वही 3 फेज़ आर्मेचर वाइंडिंग है स्टेटर के ऊपर, और उसी तरह से 120 डिग्रीज अपार्ट जो है वो एक दूसरे की उसकी वाइंडिंग की हुई है। द ओनली डिफरेंस इज रोटर। तो रोटर एक हमने देखा कि केज रोटर होता है, और एक जो है वो वाउंड रोटर मोटर होता है। जो केज टाइप मोटर होता है, स्क्विरल केज, वो इस तरह का होता है जो अभी हमने पहले देखा, जिसमें बार्स हैं और साइड पे एक शॉर्ट करने के लिए रिंग अटैच किया हुआ है जो बेसिकली इन सारी बार्स को शॉर्ट करता है ताकि जो करंट इसके अंदर इंड्यूस हुआ है उसको एक क्लोज्ड पाथ जो है वो मिल जाए। तो वाउंड रोटर मोटर के अंदर जो फर्क था वो मैंने आपको ये बताया था कि इसमें जो रोटर होता है उसके अंदर बाकायदा, जैसे इसमें सिर्फ बार्स थी और एक स्केलेटन सा था, उसके अंदर सिर्फ स्केलेटन नहीं होता उसमें, बल्कि एक मिरर इमेज होता है, एक 3 फेज वाइंडिंग रोटर के ऊपर भी हमने की हुई होती है। और वो जो वाइंडिंग होती है वो 3 स्लिप रिंग्स के साथ अटैच होती है, और दरमियान में उसके एक एडजस्टेबल जो है वो हमने अटैच किया होता है ताकि हम रोटर में से गुजरने वाले करंट को जो है वो मैनिपुलेट कर सकें, अपने मुताबिक चेंज कर सकें, जो हम स्क्विरल केज के अंदर नहीं कर सकते। तो बेसिकली छोटी मोटर्स जो चीप मोटर्स हैं उनमें ये लगता है, और अगर कोई खास एप्लीकेशन ऐसी हो जिसमें हमें रोटर करंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत हो, तो उस जगह के ऊपर फिर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम वाउंड रोटर मोटर जो है वो यूज़ करें। वैसे मोस्टली जो है वो स्क्विरल केज ही इस्तेमाल होती है क्योंकि इट सर्व्स द पर्पस। ठीक हो गया। तो ज़ाहिर-सी बात है वाउंड रोटर मोटर के अंदर जो आपके पास, या वाउंड रोटर के अंदर जो आपके पास वाइंडिंग है वो 3 फेज़ है, तो उसके ऑब्वियसली 2 मेथड्स हैं। वो वाई में कनेक्टेड भी हो सकती है और वो डेल्टा में कनेक्टेड भी हो सकती है। तो ये हमारे पास उसकी डायग्राम थी जो हमने देखी थी कि इस तरह से आर एडजस्टेबल जो है वो हमने अटैच किए होते हैं थ्रू स्लिप रिंग, ताकि हम इसमें से गुजरने वाले करंट को, रोटर में से गुजरने वाले करंट को जो है वो मैनिपुलेट कर सकें, उसको बढ़ा सकें, उसको कम कर सकें अपनी मर्जी के मुताबिक। तो स्टेटर कंस्ट्रक्शन जो है वो वही है जैसे सिंक्रोनस की थी, लैमिनेटेड आयरन कोर विद स्लॉट्स, coils are placed in the slots to form a 3 or single phase winding। वो अभी दोनों के बारे में बात कर रहा है, 3 फेज और सिंगल फेज, क्योंकि दोनों तरह की इंडक्शन मोटर्स होती हैं। और स्क्विरल केज रोटर कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये देखो ये रोटर है हमारे पास, इसमें अगर आप देखो तो वही बार्स हैं, उसके साथ ये एक रिंग है जिसने इसको शॉर्ट किया हुआ है, सारे बार्स को एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली शॉर्ट किया हुआ है। और अगर आप देखो तो ये जो बार्स हैं ये थोड़ी सी टेढ़ी हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है बल्कि थोड़ी सी टेढ़ी है। इसकी रीजन ये है ताकि जब काफी ज्यादा आरपीएम पे हमारी मोटर घूमती है तो जितनी वो स्ट्रेट होगी उतनी एयर फ्रिक्शन ज्यादा होगी, उतनी आवाज जो है वो मोटर ज्यादा देगी, तो उसको थोड़ा सा स्लैंटेड करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वॉइस। ठीक है, तो लैमिनेटेड आयरन कोर विद स्लॉट्स ऑब्वियसली रोटर के अंदर भी होगा क्योंकि इन बोथ केसेस वी आर डीलिंग विद एसी, वी हैव टू मिनिमाइज द एडी करंट्स। फिर उसके बाद मेटल bars are molded in the slots, वो हमने लगा दी। 2 rings to short circuit the bars, वो भी हमें नजर आ गए। और the bars are slanted to reduce noise, और bars को थोड़ा सा टेढ़ा किया जाता है ताकि जो नॉइज जो है वो उसको हम रिड्यूस कर सके। तो ये बेसिकली एक एक्चुअल मोटर है, इंडक्शन मोटर, उसको खोला हुआ है अगर आप देखो तो यहाँ पे ये स्टेटर है, ये आपको स्टेटर की वाइंडिंग नजर आ रही है, उसके अंदर ये जो स्लॉट्स सी बनी हुई है उसके अंदर वाइंडिंग लगी हुई है, और ये जो है ये आयरन की कोर बनाई हुई है ताकि मैक्सिमम परमेबिलिटी हो, मैक्सिमम फ्लक्स जो है जो ये पैदा कर रहा है वो लिंक कर सके रोटर के साथ। और रोटर के अंदर अगर आप देखो तो आपको कोई वाइंडिंग नजर नहीं आ रही, बेसिकली वही रॉड्स हैं, साथ उसके रिंग्स हैं, और ये बेरिंग है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रोटेशन ऑफ योर रोटर। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है वो एविडेंटली शो कर रहा है उसका नाम ही कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो है ये ओपन या क्लोज होता है। तो बेसिकली जब बहुत ज्यादा स्पीड होती है, अगर हम कहते हैं कि ये स्पीड हमारी मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए, तो वो एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच उसके साथ अटैच होता है। जैसे ही वो स्पीड उससे ज्यादा होती है, उस
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए ही वो स्विच जो है उसके कॉन्टेक्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जैसे ही वो दोबारा कम होती है वो फिर जुड़ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक एक्चुअल जो है वो इंडक्शन मोटर है, ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि इसमें हो क्या रहा है। तो ये एक स्क्विरल केज मोटर है, अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको वही केज ही नजर आ रहा है, आपको कोई वाइंडिंग जो है वो रोटर के ऊपर नजर नहीं आ रही कि आप उसको बोलो कि ये वाउंड रोटर जो है वो मोटर है। ठीक हो गया। तो बेसिक इंडक्शन मोटर कॉन्सेप्ट्स के अंदर अभी हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है दोबारा रिवाइज किए हैं। इसके स्टार्ट में तो ये वही बातें दोबारा से कर रहा है कि व्हेन थ्री फेज सेट ऑफ वोल्टेजेस आर अप्लाइड टू स्टेटर, थ्री फेज करंट फ्लोज इन द सर्किट वाइंडिंग, ए मैग्नेटिक फील्ड Vs stator magnetic field is produced which is rotating counterclockwise। अब इसने जाहिर बात है कोई एक केस पकड़ा है और उसको लेके चला, तो जैसे हमने पहले केस पकड़ा था कि हमने 0 120 डिग्रीज और 240 डिग्रीज के ऊपर वाला करंट जो है वो 0 120 और 240 वालों को ही कर दिया, तो एज ए रिजल्ट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी वो रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती थी। तो बेसिकली क्या हुआ, वो कहते हैं हमने वही थ्री फेज सेट ऑफ वोल्टेजेस दिया, थ्री फेज सेट ऑफ करंट फ्लो किए उसकी वजह से, और रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर की वजह से पैदा हुई वो काउंटर क्लॉकवाइज सीरीज को उसने मेंशन कर दिया। तो स्पीड ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन जो है वो क्या होगी, एन सिंक्रोनस इज इक्वल्स टू 120 f over p, f being the frequency of voltage that we provided to the stator circuit, and b being the number of poles. Number of poles mean all poles, not the number of pole pairs. So basically 120 fe over p. For a two pole machine the p is 2, not 1. So the rotating magnetic field passes over the rotor bars and induces voltage in them। ठीक है, जो इंड्यूस करेगी वोल्टेज E induced equals to V cross B dot L, ये वही बात हमने भी की। It is the relative motion of the rotor compared to the stator magnetic field that produces the induced voltage in the bar। तो यहाँ पे जो वो V है वो कह रहा है वो relative motion of रोटर है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो बताएगी कि हमारे पास जो इंड्यूस वोल्टेज है रोटर के अंदर वो क्या है। वो कहता है कि वेलोसिटी ऑफ द अपर रोटर बार्स रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड इज टू द राइट। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी एक बार के ऊपर बैठ के उसकी तरफ देखोगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो आपको लगेगा ये कि आपकी जो रिलेटिव मोशन है बार की या आपकी, वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खड़ी हुई है। तो ऑब्वियसली आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बैठे हुए जो रोटेट कर रही है तो उस टाइम पे देखोगे तो वो लेफ्ट पे, और अगर रोटर के मुताबिक देखोगे तो रोटर के ऊपर अगर आप बैठ जाओ और आप देखो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को, तो आपको ये लगेगा कि आप राइट साइड को मूव कर रहे हो। तो बेसिकली क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ अपर रोटर बार्स रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड इज टू द राइट, सो द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द अपर बार्स इज आउट ऑफ द पेज। इंड्यूस्ड वोल्टेज जो अपर बार्स पे होगी वो आउट ऑफ द पेज होगी बाय यूजिंग राइट हैंड रूल, while the induced voltage in the lower bars is into the page। ऊपर वाले हिस्से पे आउट ऑफ द पेज और नीचे वाले हिस्से पे into the page। तो this results in a current flow। ये चेंज क्यों हो रहा है, ऊपर वाले में डिफरेंट नीचे वाले में डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ऊपर दूसरा पोल है और नीचे दूसरा पोल है और ये रोटेट कर रही है। तो राइट हैंड रूल जो है वो बेसिकली डिक्टेट कर रहा है। दिस रिजल्ट्स इन अ करंट फ्लो आउट ऑफ द अपर बार्स एंड इनटू द लोअर बार्स सिंस द रोटर असेंबली इज इंडक्टिव। अब हमें पता है कि रोटर असेंबली इंडक्टिव है, ये कैसे पता है हमें, क्योंकि उसके अंदर इंडक्शन फिनोमिना हो रहा है। उसके अंदर जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो, जो भी ईएमएफ आ रहा है या जो भी करंट आ रहा है वो इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू स्टेटर, तो ये इंडक्टिव फिनोमिना है। ठीक हो गया। तो वो कहता है सिंस द रोटर असेंबली इज इंडक्टिव, उसको जो है सॉरी, तो द पीक रोटर करंट जो है वो लैग करेगा बिहाइंड द पीक रोटर वोल्टेज है वो, क्योंकि ये इंडक्टिव है तो जो रोटर करंट होगा वो रोटर वोल्टेज से लैग करेगा। रीजन क्या है, पहले हमारे पास वोल्टेज डेवलप होगा, सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है इंडक्टर, और उसके बाद जो है वो करंट ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और वो लैग करेगा वोल्टेज से, बिल्कुल जैसे एक इंडक्टर के अंदर होता है। तो द रोटर करंट प्रोड्यूसेस अ रोटर मैग्नेटिक फील्ड बी आर, और स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो ऑलरेडी उसके अंदर थी, तो टॉ इंड्यूस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के बी आर क्रॉस बी एस। ठीक हो गया। The resulting torque is counterclockwise since the rotor induced torque is counterclockwise, the rotor accelerates in that direction। क्योंकि अब जो टॉर्क पैदा हुई है वो काउंटर क्लॉकवाइज हुई है। ये कैसे पता चला, अपनी फिंगर्स कर्ल करेंगे हम बी आर से बी एस की तरफ से हमें अंदाजा हो जाएगा कि जो
मूवमेंट है हमारी, ये जो इंड्यूस टॉर्क की डायरेक्शन है वो क्या है, तो बी आर अगर आप देखो तो ये आपको बी आर नजर आ रहा है जो आई आर के 90 डिग्रीज पे है, और ये आपको बी एस नजर आ रहा है। तो अगर आप मूव करो अपनी फिंगर्स फ्रॉम बी आर टू बी एस तो आपको नजर आएगा कि ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो इसकी बनती है। तो ऑलरेडी वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वो काउंटर क्लॉकवाइज थी, तो अब रोटर ने भी काउंटर क्लॉकवाइज स्टार्ट करना मूव करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंड्यूस्ड टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। तो द रोटर एक्सेलरेट्स इन दैट डायरेक्शन, देयर इज अ फाइनाइट अपर लिमिट टू मोटर स्पीड। अपर लिमिट जो है वो उसके ऊपर जो है वो स्पीड की जो अपर लिमिट है वो क्यों है, क्योंकि इफ द इंडक्शन मोटर the rotor were running at synchronous speed, the rotor bars would be stationary relative to the magnetic field। once your rotor starts to move at synchronous speed, तो फिर दोबारा से देखो कि अगर आप उसी बार के ऊपर बैठे हो और अपनी मैग्नेटिक फील्ड को देख रहे हो जो सिंक्रोनस स्पीड से मूव कर रही थी, बट अब जिस बार के ऊपर आप बैठे हो वो भी सिंक्रोनस स्पीड पे मूव कर रहा है, तो मैं अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को देखूंगा तो मुझे तो वो स्टेशनरी नजर आएगी, क्योंकि हम दोनों अब एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। जस्ट लाइक इफ वी आर सिटिंग इन टू कार्स, एक दोस्त मेरा बैठा है दूसरी कार में और एक में मैं बैठा हूँ। अब अगर वो दोनों जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही हैं, तो मैं अगर अपने दोस्त की तरफ देखूंगा तो वो मुझे स्टेशनरी नजर आएगा। क्यों? एक्चुअली तो दोनों 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं, बट जो रेफरेंस पॉइंट अगर मैं अपना रखूं या उसका रखूं तो हम दोनों एक दूसरे के मुताबिक जो है वो रिलेटिव मोशन हमारी जो है वो जीरो होगी। हाँ, अगर वो 80 पे जा रहा है और मैं 60 पे जा रहा हूँ तो फिर रिलेटिव मोशन हमारी 20 किलोमीटर पर आवर की होगी। ठीक हो गया। तो वो कहता है जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड पे जाएगी रिलेटिव मोशन जो है वो जीरो हो जाएगी, और वो जीरो होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा, वो जीरो होगा तो आई जीरो हो जाएगा, आई जीरो होगा तो बी आर जीरो हो जाएगा, बी आर जीरो होगा तो टॉ इंड्यूस जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर टॉ इंड्यूस जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे अब इस रोटर को स्पीड पे घुमा सके, कोई फोर्स ही नहीं लग रही जो घुमाई रखे उसको सिंक्रोनस स्पीड के ऊपर। तो एज ए रिजल्ट ड्यू टू फ्रिक्शन वो स्लो होगी, जैसे ही स्लो होगी दोबारा से वी जो है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, और एज अ रिजल्ट फिर करंट फ्लो करेगा, बी आर फ्लो करेगा, टॉ इंड्यूस जो है वो पैदा हो जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा स्लो नहीं होने देगी उसे, हल्का सा स्लो होगी तो वी नमूदार हो जाएगा, और वी नमूदार होगा तो ऑब्वियसली बाकी चीजें भी आ जाएंगी और इंड्यूस टॉर्क उसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो इफ ई इंड्यूस वर इक्वल टू जीरो then there would be no rotor current and no rotor magnetic field, thus induced torque would be zero. Practically as a result of friction and windage losses, an induction motor can speed up to only near synchronous speed, but it can never exactly reach synchronous speed. In the normal operation, both rotor and stator magnetic fields BR and BS rotate together at synchronous speed, while the rotor itself turn at slower speed। वो कहता है बी आर और बी एस दोनों जो है वो ऑलमोस्ट एक ही स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जो रोटर इटसेल्फ है उसकी स्लाइटली जो है वो कम होती है। तो अब अगर सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड के दरमियान में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, तो उस डिफरेंस को हमें क्वांटिफाई करने की जरूरत है, ताकि हमें पता लगे कि मेरी जो मोटर है, फर्ज कर लेते हैं दो इंडक्शन मोटर्स को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो फिर मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा कि कौन सी मोटर ऐसी है जिसकी स्पीड वेरिएशन जो है वो ज्यादा है, जिसको हम स्पीड रेगुलेशन भी बोलते थे। लेकिन ये भी कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर एक चीज आएगी कि मैं ये देखूंगा कि मेरी कौन सी मोटर ऐसी है जो सिंक्रोनस स्पीड के ज्यादा करीब चलती है। ठीक हो गया। तो इसको वो कहता है कि हम एक नाम देते हैं क्वांटिफाई करने के लिए, जिसको हम स्लिप बोलते हैं। तो स्लिप से रिलेटेड दो चीजें। अब स्लिप अगर आप लिटरल मीनिंग लो इस वर्ड का, तो उसकी तरफ लेके चलो, तो ये बेसिकली है क्या कि जो सिंक्रोनस स्पीड थी और जो आपकी एक्चुअल स्पीड है रोटर की, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो आपका स्लिप है। ठीक है, यानी कि अगर सिंक्रोनस स्पीड 3600 आरपीएम थी और आपकी इंडक्शन मोटर की स्पीड 3500 आरपीएम है, तो जो रोटर है वो 100 आरपीएम स्लिप कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्लिप स्पीड होगी इसकी, एन स्लिप जो होगी वो 100 आरपीएम होगी, एन रोटर जो होगी वो 3500 होगी, एन सिंक्रोनस जो होगी वो 3600 होगी। तो एक तो आ गई स्लिप स्पीड। स्लिप स्पीड जो है वो बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड ऑफ योर इंडक्शन मोटर। तो एन सिंक्रोनस माइनस एन रोटर अगर आप करो तो आपको एन स्लिप मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एन स्लिप इज इक्वल टू एन सिंक्रोनस माइनस एन रोटर। एन एम अगर इसने कहा है तो वो मैकेनिकल स्पीड की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली रोटर की स्पीड की बात कर रहा होगा। और दूसरी जो चीज है क्वांटिफाई करने के लिए वो यूज होती है परसेंटेज। अगर आप
स्लिप की बात करो, अभी हमने स्लिप स्पीड की बात की। अगर आप स्लिप एज ए सेपरेट पैरामीटर की बात करो तो वो बेसिकली क्या है, परसेंटेज होती है कि कितने परसेंट स्लिप होती है स्पीड आप। तो कितनी परसेंट स्लिप होती है वो बिल्कुल जैसे वोल्टेज रेगुलेशन हम फाइंड करते थे उस तरह से फाइंड कर लेंगे कि सिंक्रोनस स्पीड क्या है, ठीक है, जो मैक्सिमम स्पीड है वो क्या है, माइनस एक्चुअल स्पीड क्या है डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड क्या है मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो हमें आउटपुट देगी इसको हम बोलेंगे जी हमारी परसेंटेज स्लिप है, ठीक है। तो परसेंटेज स्लिप क्या होगी, एन सिंक्रोनस माइनस एन एम डिवाइडेड बाय एन सिंक्रोनस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। और अगर आप इसको देखो रीअरेंज करो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि एन एम जो है वो क्या होगी, इधर से एन सिंक्रोनस को इधर ले जाओ, एन एम को इधर ले आओ और एन सिंक्रोनस को इधर ले आओ, तो एन सिंक्रोनस को कॉमन ले लो, एन एम यानी कि एक्चुअल स्पीड आपके पास क्या होगी, 1 माइनस एस इंटू एन सिंक्रोनस। अब क्या है, अगर हमें परसेंटेज स्लिप दी हुई हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ये बात याद रखना हमेशा, परसेंटेज स्लिप दी हुई हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, नंबर ऑफ पोल्स दिए हुए हो, तो हम एक्चुअल रोटर की स्पीड फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर उसने कहा हो कि 4% स्लिप है इंडक्शन मोटर की विच इज बीइंग ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड द मोटर हैज 2 पोल्स, तो सबसे पहले एन सिंक्रोनस फाइंड कर लेंगे। एन सिंक्रोनस क्या है, 120 एफ ओवर पी, एफ की जगह 50, पी की जगह 2 120 एज इट इज, एन सिंक्रोनस निकल आया। एन सिंक्रोनस की वैल्यू जैसे निकलेगी तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे एक्चुअल मोटर की स्पीड जो है वो क्या है, तो एन एम इज इक्वल्स टू 1 माइनस एस की वैल्यू क्या है 4%, यानी कि 1 माइनस 0.04 इंटू एन सिंक्रोनस की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रोटर की एक्चुअल स्पीड मिल जाएगी। सिमिलरली ये तो आरपीएम के केस में थी, अगर हम ओमेगा के केस में देखना चाहें तो ऐसे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रेशियो है तो सेम ऊपर नीचे। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था किस चीज का, रोटर स्लिप का, यानी कि स्लिप स्पीड का और स्लिप परसेंटेज का। अगर स्लिप स्पीड की बात करेगा तो एन स्लिप की बात करेगा, स्लिप परसेंटेज की बात करेगा तो एस की बात करेगा। अब वो ये कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, अगर आप देखो गौर करो तो फ्रीक्वेंसी जो है वो रोटर की रोटर के ऊपर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो डिफरेंट होगा। सबसे पहले तो ये देखो कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका उसकी फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो गोइंग बैक टू ट्रांसफॉर्मर्स, अगर आप देखो आपको याद हो तो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी उसके केस में हमारे पास क्या थी, स्टेशनरी थी। होता क्या था कि जब हम एसी करंट प्राइमरी को देते थे तो एसी होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उसकी तरफ से जनरेट हो रही होती थी, वो मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो वेरिंग होती थी, वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक करती थी अपने आप को सेकेंडरी के साथ, और एज ए रिजल्ट सेकेंडरी के अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस होता था जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होती थी वो बिल्कुल इक्वल होती थी टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमरी। रीजन क्या है, क्योंकि वो फिजिकली मूव नहीं कर रही, मतलब ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, चेंजिंग फ्लक्स जो लिंक कर रहा था सेकेंडरी के साथ, उसकी वैल्यू सेम रहती है। मतलब अगर 50 हर्ट्ज पे सिग्नल आ रहा है तो 50 टाइम्स जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसने चेंज होना है 1 सेकंड के अंदर, और उसी 50 टाइम्स ने ही लिंक करना है सेकेंडरी के साथ, और उसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होना है जो ईएमएफ 50 टाइम ही चेंज करेगा बेसिकली। तो हुआ क्या कि इन दोनों केसेस में प्राइमरी और सेकेंडरी की जो फ्रीक्वेंसी थी वो सेम रही। रीजन क्या थी कि जो रिलेटिव मोशन थी इन दोनों की, मैग्नेटिक फील्ड की और इसकी सेकेंडरी कॉइल की, वो सेम रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक हो गया। अब अगर हम यही चीज मूव करें इंडक्शन मोटर के अंदर, तो इंडक्शन मोटर के अंदर बेसिकली तो ट्रांसफार्मर एक्शन ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना जो है वो उसके अंदर है, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास एक ये आ जाएगी कि जिस टाइम पे हम हमारा रोटर स्टार्ट में रोटर रुका हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है, उस टाइम पे अगर हम रोटर को पकड़ लें, ब्लॉक कर लें, रोटर को घूमने ना दें, तो एट दैट पॉइंट वो बिल्कुल ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट कर रहा होगा। रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, और रोटर जो है वो हमारा स्टेशनरी है, तो जो रिलेटिव मोशन है उन दोनों के दरमियान में वो वही है, और उसके अंदर जो ईएमएफ पैदा होगा वो 50 हर्ट्ज का ही होगा। लेकिन अगर मैं उसको ब्लॉक नहीं करता, उसे मैं छोड़ देता हूँ, तो वंस इट स्टार्ट्स मूविंग, वो जो बी है वो कम होना शुरू हो जाएगा। कैसे, अगर मेरी उंगली जो है वो एक रोटर के तौर पे वहां पे है और बी जो है वो मूव कर रहा है, तो जब वो स्टेशनरी होगा और बी
500 आरपीएम पे रोटेट कर रहा होगा तो एक कंडक्टर की तरफ अगर आप देखो या एक उंगली की तरफ आप देखो तो वो 50 दफा कट कर रही होगी, ठीक है। और जब इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, हम फर्ज कर लेते हैं कि इसने अब 10 आरपीएम पे मेरे रोटर ने भी मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो अब अगर मैं कंडक्टर को देखूंगा तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो 50 आरपीएम पे घूम रही है और मेरी अपनी जो रोटर है वो 10 आरपीएम पे घूम रहा है। यानी एक कंडक्टर के लिए अगर मैं देखूंगा तो उसे 40 टाइम्स क्रॉस करेगा, यानी इनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी 40 आरपीएम होगी। वंस अगेन अगर इसको और एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही, तो 20 आरपीएम पे चला गया, तो अब अगर एक कंडक्टर के लिए मैं देखूंगा तो रिलेटिव स्पीड 30 है। यानी कि जब रुका हुआ था उस टाइम पे जो उसकी रिलेटिव स्पीड थी वो 50 थी, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 होगी। लेकिन वंस इट स्टार्टेड मूविंग, अब वो 10 आरपीएम पे आ गया, तो जो ईएमएफ इंड्यूस इसके अंदर होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 40 होगी। क्यों? क्योंकि रिलेटिव मोशन जो है वो इन दोनों की 40 रह गई है। और इंक्रीज होता है 30 पे आ जाता है तो फ्रीक्वेंसी और डाउन हो गई, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और डाउन हो गई, अब 30 हर्ट्ज पे आ गई, इसी तरह 40 पे आ गई, 45, 48। यानी कि हुआ ये कि जैसे जैसे हमारा रोटर एक्सेलरेट करता गया हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन होती गई, क्योंकि रिलेटिव मोशन जो थी, जो मैग्नेटिक फील्ड कट कर रही थी उसको, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हो गई। जितनी कम होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी भी उतनी कम होती जाएगी। तो बेसिकली क्या है, ब्लॉक रोटर पे एग्जैक्टली इक्वल थी स्टेट जो बनती है स्टेटर की, और जैसे ही वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट होती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर वो कम होना शुरू हो जाती है। और वो मिनिमम होगी कब? जब हमारी रोटर की स्पीड बराबर हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड के। सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी तो ईएमएफ जीरो हो गया, ईएमएफ जीरो हो गया तो एट दैट टाइम हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि रिलेटिव मोशन रही ही नहीं। जैसे ही उससे थोड़ा सा पीछे आएगी, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा सा पीछे आएगी, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, तो उसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी की आएगी। जैसे ही रोटर स्लो डाउन होता जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन द रोटर वो इंक्रीज होता जाएगा। जब वो स्टॉप कंडीशन में रोटर अगर आपका रहता है तो एट दैट टाइम जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम होगी और इक्वल होगी स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के। तो बेसिकली क्या है, अगर हम इसको लिंक करना चाहें मैथमेटिकली, तो जब रोटर ब्लॉक्ड था यानी कि रोटर की स्पीड जीरो थी, एट दैट टाइम जो रोटर की फ्रीक्वेंसी थी वो बराबर थी इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी के जो स्टेटर को दी थी, और एट दैट टाइम स्लिप वन था। स्लिप वन क्यों था? क्योंकि स्लिप क्या होती है, एन सिंक्रोनस माइनस एन एम ओवर एन सिंक्रोनस, यानी कि एन सिंक्रोनस माइनस एन एम जीरो था, तो एन सिंक्रोनस ओवर एन सिंक्रोनस वन हो जाएगा। स्लिप की वैल्यू उस टाइम पे वन थी। और जब रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड पे मूव कर रहा होगा, एट दैट टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर विल बी जीरो, क्योंकि ईएमएफ जीरो होगी, रिलेटिव मोशन ही जीरो होगी, कट ही नहीं कर रही मैग्नेटिक फील्ड आपके रोटर को। तो एट दैट पॉइंट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू जीरो होगी, और ऑब्वियसली वो जीरो है तो फ्रीक्वेंसी भी जीरो होगी। और एट दैट टाइम स्लिप जीरो होगा, क्यों? क्योंकि एन सिंक्रोनस माइनस एन सिंक्रोनस हो जाएगा, एन सिंक्रोनस माइनस एन सिंक्रोनस जीरो हो जाएगा, जीरो ओवर एन सिंक्रोनस जीरो, ठीक है। तो एट दैट पॉइंट स्लिप जो है वो जीरो होगी। यानी कि हम रोटर की फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी के साथ इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि स्लिप की वैल्यू अगर जीरो है, एट दैट पॉइंट एफ आर जीरो होना चाहिए, यानी कि एफ आर इज इक्वल टू एस एफ ई। यहाँ पे स्लिप अगर जीरो हो गई तो इसका मतलब है कि एफ आर जीरो हो जाएगा। फिर स्लिप की वैल्यू अगर 0.4 थी, इसका मतलब है 0.4 का मतलब क्या है कि कितने परसेंट है, 40% स्लिप है। और जब आप 100% पे लेके जाओगे यानी कि वन की वैल्यू कर दोगे तो एट दैट पॉइंट इसका मतलब यह है कि मेरा जो रोटर है वो रोका हुआ है, वो ब्लॉक्ड है। और अगर वो ब्लॉक्ड है तो एट दैट पॉइंट जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी वो एग्जैक्टली वही होगी जो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि एट दैट पॉइंट एस की वैल्यू जो है हमारे पास वो वन हो जाएगी। तो एफ आर इज इक्वल टू एस एफ ई। तो यहाँ पे उसने क्या किया, एस की वैल्यू पुट कर दी एन सिंक्रोनस माइनस एन एम ओवर एन सिंक्रोनस। यहाँ पे एन सिंक्रोनस की अगर आप वैल्यू पुट करो जो होती है 120 एफ ओवर पी, तो उसने क्या किया जी, नीचे 120 एफ ओवर पी पुट किया तो वो ऑब्वियसली उलट गया, पी ओवर 120 एफ हो गया, एफ से एफ कट गया, यानी कि रोटर फ्रीक्वेंसी के लिए उसने एक और एक्सप्रेशन इजाद कर लिया है, यानी कि ड्राइव कर लिया है, जिसको उसने कहा जी पी ओवर 120 एन सिंक्रोनस माइनस एन एम। अगर हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की अपनी स्पीड जो है वो हमें पता हो तो हम बता सकते हैं कि रोटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी क्या होगी। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसके अंदर क्या है, ए 208 volt 10 horsepower 4 pole 60 hertz y connected induction motor has a full load slip of 5%। तो सबसे पहले कहता है सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी। सिंक्रोनस स्पीड के लिए 120 f ओवर p चाहिए, f दिया हुआ है, p दिया हुआ है, 4 पोल्स है, ठीक है।
और बस बाकी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड निकल आएगी 120 f/p से। व्हाट इज द रोटर स्पीड ऑफ दिस मोटर एट रेटेड लोड। अब सिंक्रोनस स्पीड निकल आई है, तो रोटर की यानी कि एन एम की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते थे कि 1 - s × n सिंक्रोनस। एस दिया हुआ है 0.05, यानी कि 5% दिया हुआ है, 5/100। तो 1 - 0.05 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज के साथ, सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू जो हमने निकाली थी, तो हमें रोटर की स्पीड मिल जाएगी। अब पूछता है रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या है। रोटर की फ्रीक्वेंसी के लिए एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ ई। एस की वैल्यू गिवन है 5%, यानी कि 0.05 इंटू 60 हर्ट्ज अगर हम करेंगे तो हमें रोटर की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और व्हाट इज द शाफ्ट टॉर्क ऑफ दिस मोटर एट रेटेड लोड। अब उसने टॉर्क पूछा है कि शाफ्ट का टॉर्क जो है वो हमारे पास क्या होगा, तो वो पी आउट ओवर ओमेगा एम होता है। पी आउट हमारे पास कैसे होगा, वो उसने दिया हुआ जी 10 HP। ठीक है, तो HP को उसने पहले वॉटेज में कन्वर्ट किया है। आपको पता है कि 746 वॉट्स होते हैं एक HP के अंदर। और नीचे ऑब्वियसली हमें ओमेगा एम चाहिए। ओमेगा एम क्या है, जो हमारी रोटर की स्पीड है। तो एन एम तो हम निकाल चुके हैं, उसको ओमेगा एम में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, ये कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है कि पी आउट इज इक्वल टू टॉ लोड इंटू ओमेगा एम होता है। जैसे पी कन्वर्टेड जो था वो टॉ इंड्यूस्ड इंटू ओमेगा एम होता था, और पी इन जो था वो हमारे पास टॉ अप्लाइड इंटू ओमेगा एम होता था। तो बेसिकली पी आउट हमें उसने दिया हुआ है, जो उसकी टोटल आउटपुट है क्वेश्चन के अंदर ही। और ओमेगा एम जो है वो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, जो रोटर की स्पीड है उसको हमने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तो हमें एज ए रिजल्ट टॉ लोड जो है वो मिल गया। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था, ये 120 f/p 1 - s इंटू एन सिंक्रोनस r इज इक्वल टू SFE। और यहाँ से हमें एफ आर की वैल्यू मिल गई 3 हर्ट्ज। ये देखो जो रोटर फ्रीक्वेंसी है वो 3 हर्ट्ज है सिर्फ, एक्चुअली 60 हर्ट्ज थी। क्यों, क्योंकि ये ऑपरेट कर रही होगी एज क्लोज टू द सिंक्रोनस स्पीड एज पॉसिबल, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड 1800 RPM थी, तो ये 1710 पे ऑपरेट कर रही है। इसके बीच में ऑलमोस्ट 90 RPM का सिर्फ फर्क है। ठीक हो गया। तो इसी वजह से जो स्पीड, जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर पैदा होने वाले ईएमएफ की वो काफी कम है। तो ये हमारे पास जो है वो टॉ इंड्यूस्ड आ गया था, उसकी वैल्यू टॉ लोड आ गया था, उसकी वैल्यू उसने जो है यहाँ से निकाल लिया। तो ये आज के लिए हम यहीं तक करते हैं। यहाँ पे लेक्चर हमारा खत्म हुआ।